नमस्कार। आज हम गुजरात के धौलेरा में जो एक बड़ी हलचल है सेमीकंडक्टर को लेकर, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यहाँ मतलब जमीन पर काफी कुछ हो रहा है और ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि शायद पूरे देश के तकनीकी भविष्य के लिए भी। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं है। इसे भारत की जो सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश है ना, उसका एक बड़ा सिंबल माना जा रहा है। धौलेरा जो एक तरह से खाली कैनवस था, उसे एक हाई टेक हब बनाने की कोशिश है ये। और इस कोशिश के बिल्कुल सेंटर में है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो भारी भरकम निवेश। तो आज हम इसी निवेश पर, इससे जुड़ी नौकरियों की जो उम्मीदें हैं और हाँ, प्रॉपर्टी बाजार जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, उस पर क्या असर हो सकता है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है, ये हाल की मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी घोषणाएं और जो बाजार के जानकार हैं, उनके एनालिसिस पर आधारित है। बिल्कुल, मतलब कई अलग अलग स्रोत हैं और सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। हाँ, तो हमारा काम है कि इन सबको जोड़कर एक साफ तस्वीर पेश करें कि चल क्या रहा है। तो लक्ष्य यही है कि इन बिखरी हुई जानकारियों से काम की बातें निकालें। धोलेरा में असल में क्या हो रहा है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, और अगर कोई वहां निवेश का सोच रहा है या सिर्फ इस डेवलपमेंट को समझना चाहता है, तो उसके लिए क्या जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो आंकड़ा जिसने सबका ध्यान खींचा है, टाटा का निवेश 91,000 करोड़ रुपए है। हाँ। ये करीब 11 मिलियन डॉलर हुए, है ना? हाँ, लगभग। और ये रकम धुलेरा में एक बहुत ही एडवांस्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, जिसे फैब कहते हैं, उसके लिए है। और ये भारत में अपनी तरह की पहली बड़े स्केल की कमर्शियल फैब होगी। अच्छा, पहली कमर्शियल फैब। हाँ, ये आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं है, ये स्ट्रैटेजिकली भी बहुत अहम है। ये भारत सरकार का जो सेमीकंडक्टर मिशन है ना, हाँ। उसका एक मुख्य पिलर है, मकसद है देश को चिप मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल मैप पर लाना। और धोलेरा को सिर्फ एक फैक्ट्री लोकेशन की तरह नहीं देखा जा रहा है। प्लान है इसे एक पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का सेंटर बनाने का। इकोसिस्टम मतलब इस एक निवेश का असर सिर्फ चिप बनाने तक नहीं रहेगा, ये पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करेगा। अच्छा, सप्लाई चेन। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। सुनने में आ रहा है कि सिर्फ टाटा ही नहीं, बल्कि चिप बनाने में जो दूसरे सामान लगते हैं, जैसे मशीनें, खास गैसें, वो कंपनियां भी धुलेरा की तरफ देख रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ शुरुआती दिलचस्पी है या कुछ कुछ ठोस हो रहा है वहां? नहीं, ये सिर्फ दिलचस्पी से ज्यादा है। देखिए, जब टाटा जैसा कोई बड़ा एंकर निवेशक आता है ना, तो वो अपने साथ पूरा कुनबा खींच लाता है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो ग्लोबल कंपनियां उपकरण बनाती हैं, जैसे अप्लाइड मटेरियल्स या एएसएमएल के लोग, हाँ। बनना शुरू हो रहा है। क्योंकि देखिए, चिप फैब अकेले काम नहीं कर सकती, उसे दर्जनों सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का नेटवर्क चाहिए ही चाहिए। इसमें शायद गुजरात सरकार की अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी का भी हाथ होगा। उन्होंने काफी इंसेंटिव्स वगैरह की बात की थी। निश्चित रूप से गुजरात सरकार की जो 2022-27 की सेमीकंडक्टर नीति है, वो ये माहौल बनाने में बहुत अहम रोल निभा रही है। इसमें सिर्फ सब्सिडी या टैक्स छूट नहीं है, बल्कि जमीन आवंटन में तेजी, पानी और बिजली की पक्की सप्लाई का भरोसा, अच्छा। और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कमिटमेंट भी शामिल है। ये सब मिलकर निवेशकों को एक जरूरी कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार सीरियस है। सही बात है। ये सिर्फ कागजी वादे ना हो, जमीन पर दिखें, तभी इकोसिस्टम पनपेगा। ठीक है। तो निवेश आ रहा है, सपोर्टिंग कंपनियां भी दिलचस्पी दिखा रही हैं, लेकिन जाहिर है सबके मन में पहला सवाल यही होगा कि इससे आम लोगों को क्या मिलेगा, खासकर रोजगार। नौकरियों का आंकड़ा क्या कहता है? मैंने जो रिपोर्ट्स देखी हैं उनमें कहीं 20,000 लिखा है, कहीं 72,000 तक की बात है। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। जो 20,000 जैसा आंकड़ा है, वो शायद टाटा के अपने प्रोजेक्ट से, मतलब फैब और शायद जो असेंबली टेस्टिंग यूनिट लगेगी, उससे सीधे तौर पे जो नौकरियां पैदा होंगी उनका अनुमान है। अच्छा, डायरेक्ट जॉब्स। हाँ, यानी वो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ऑपरेटर्स जो सीधे फैक्ट्री में काम करेंगे, ये वो कोर वर्कफोर्स है। और फिर ये 60,000 से 72,000 वाला बड़ा आंकड़ा, ये कहाँ से आया? यह आंकड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट को ध्यान में रखकर निकाला जाता है, मतलब पूरे इकोसिस्टम का प्रभाव। इसमें सिर्फ सीधी नौकरियां नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट और इंड्यूस नौकरियां भी शामिल होती हैं। इनडायरेक्ट और इंड्यूस्ड मतलब?
इनडायरेक्ट मतलब वो नौकरियां जो टाटा और दूसरी सहायक कंपनियों को सपोर्ट करने वाले बिजनेस में पैदा होंगी, जैसे लॉजिस्टिक्स कंपनियां, कच्चे माल के सप्लायर्स, मेंटेनेंस सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन कंपनियां। अच्छा। और इंड्यूस नौकरियां वो होती हैं जो तब पैदा होती हैं जब ये सारे कर्मचारी अपनी सैलरी खर्च करते हैं। ओ, ठीक है। हाँ, मतलब रिटेल स्टोर्स में, रेस्टोरेंट्स में, स्कूलों में, अस्पतालों में, एंटरटेनमेंट में, इन सब में। तो ये आंकड़ों का फर्क सिर्फ गिनती का तरीका नहीं है, ये एक तरह से प्रोजेक्ट की सफलता की उम्मीद को भी दिखाता है कि क्या ये सिर्फ एक फैक्ट्री रहेगी या पूरे इलाके की इकोनॉमी को बदलेगी। बिल्कुल। असली कामयाबी तो उस दूसरे बड़े आंकड़े में छुपी है। लेकिन 72,000 नौकरियां, ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है। क्या ये वाकई जमीनी हकीकत बन सकता है या ये सिर्फ मतलब उम्मीदें हैं? नहीं, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। देखिए, ये बड़े आंकड़े अक्सर तब हासिल होते हैं जब प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता पर पहुंच जाता है, यानी कई सालों के बाद। और ये इस पर निर्भर करेगा कि कितनी सहायक कंपनियां आती हैं, वो कितना निवेश करती हैं, पूरा इकोसिस्टम कितनी तेजी से बनता है। ये एक बेस्ट केस सिनारियो या एक लक्ष्य हो सकता है। जमीनी हकीकत शायद धीरे धीरे सामने आएगी। शुरुआत तो सीधी नौकरियों से होगी, हाँ। और फिर धीरे धीरे बाकी रोजगार बढ़ेगा, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। तो इन आंकड़ों को गारंटी नहीं, उम्मीद समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उम्मीदों के तौर पर देखना बेहतर है। समझ गए। अब जरा इन नौकरियों के टाइप पर बात करते हैं। डायरेक्ट जॉब्स में किस तरह के स्किल्स चाहिए होंगे? ये कोई आम फैक्ट्री तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। सेमीकंडक्टर फैब एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईटेक माहौल होता है। डायरेक्ट जॉब्स में आपको चाहिए होंगे प्रोसेस इंजीनियर्स, जो चिप बनाने के सैकड़ों स्टेप्स को समझेंगे, मैनेज करेंगे। अच्छा। इक्विपमेंट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस, जो वो करोड़ों अरबों की मशीनें संभालेंगे। यील्ड इंजीनियर्स, जो देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सही चिप बने। क्वालिटी कंट्रोल वाले लोग। और R&D प्रोफेशनल्स भी, क्लीन रूम ऑपरेटर्स, जिन्हें बिल्कुल साफ माहौल में काम करने की ट्रेनिंग हो। इसके अलावा IT, सप्लाई चेन, फाइनेंस, HR जैसे सपोर्ट रोल तो होंगे ही। ये ज़्यादातर हाई स्किल्ड वाली नौकरियां हैं। और इनडायरेक्ट नौकरियों की बात करें तो आपने कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, रिटेल का जिक्र किया। कुछ और खास तरह की जरूरतें? हाँ, इनडायरेक्ट का दायरा तो बहुत बड़ा होगा। कंस्ट्रक्शन तो खैर शुरू में बहुत होगा। लॉजिस्टिक्स में सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि वो टेम्परेचर कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन, शॉक प्रूफ गाड़ियां, ऐसी चीजें। ओह हाँ। इंडस्ट्रियल गैसें, नाइट्रोजन, आर्गॉन वगैरह, और अल्ट्रा प्योर पानी, इनकी सप्लाई बहुत ज़रूरी होगी। बिजली की लगातार और स्थिर सप्लाई चाहिए, तो उस सिस्टम में नौकरियां होंगी। और फिर जैसा हमने कहा, हॉस्पिटैलिटी, होटल, गेस्ट हाउस, रिटेल, दुकानें, मॉल, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, क्लिनिक, अस्पताल और लोकल ट्रांसपोर्ट, बसें, टैक्सियां, इनमें बहुत काम निकलेगा। यहाँ एक बड़ा सवाल स्किल का आता है। क्या हमारे पास इतने सारे हाई स्किल लोग हैं या उन्हें तैयार करना पड़ेगा? और जो लोकल लोग हैं उनके लिए इसमें क्या मौके हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और मौका भी। सेमीकंडक्टर के लिए जो बहुत स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, वो भारत में अभी उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि इस पे ध्यान दिया जा रहा है। गुजरात सरकार और टाटा जैसी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ मिलकर खास कोर्स डिज़ाइन हो रहे हैं। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें रीस्किल, अपस्किल करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, कोशिश यही है कि स्थानीय युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में शायद देश के दूसरे हिस्सों या विदेश से भी अनुभवी लोगों को लाना पड़े। ये स्किल गैप भरना एक लंबी प्रक्रिया होगी। चलिए, ये तो हुई नौकरियों की बात। अब उस चीज पर आते हैं जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा गर्म है, प्रॉपर्टी बाजार। टाटा की घोषणा के बाद से ही धोलेरा में जमीन की कीमतें बढ़ने की खबरें हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब अगले 1-3 साल में क्या उम्मीद करें? देखिए, शॉर्ट टर्म में जो हलचल दिखती है, वो अक्सर उम्मीदों और शुरुआती एक्टिविटी पर बेस्ड होती है। जैसे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की मांग बढ़ेगी क्योंकि सहायक कंपनियों के आने की उम्मीद है, उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए साइट ऑफिस, लेबर कैंप या स्टाफ के लिए अस्थायी घर चाहिए होंगे। इससे किराए की मांग बनेगी। हाँ, सही है। शुरू में जो अफसर और मेहमान आएंगे, उनके लिए गेस्ट हाउस, सर्विस अपार्टमेंट की जरूरत होगी। और हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, उनके आसपास की जमीन में दिलचस्पी बढ़ेगी क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये तो हुई शुरुआती हलचल। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, मान लीजिए 3 से 10 साल या उससे ज्यादा, अगर ये इकोसिस्टम वाकई चल पड़ा तो? हाँ,
अगर सब कुछ सही दिशा में गया, फैब चालू हुई, बाकी कंपनियां आईं, हजारों कर्मचारी अपने परिवारों के साथ वहां बस गए, तब तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। कैसे? तब असली डिमांड आएगी। रहने के लिए घर चाहिए होंगे, खरीदने के लिए भी, किराए के लिए भी। अपार्टमेंट्स, विला, पूरी टाउनशिप, ऑफिस स्पेस, दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, इन सब की भारी मांग होगी। फिर अच्छे स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन के साधन, पार्क, ये सब चाहिए होंगे। मतलब पूरा शहर बसेगा एक तरफ से। हाँ, उस स्थिति में प्रॉपर्टी की कीमतों में वाकई बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, जैसा दुनिया भर के कामयाब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र था कि पिछले दशक में धौलेरा के कुछ इलाकों में जमीन की कीमतें 5 से 10 गुना तक बढ़ी हैं। क्या ये बातें भरोसे लायक हैं? और आगे क्या उम्मीद करें? कुछ लोग 15-30% सालाना बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो पिछले दशक की 5-10 गुना बढ़ोतरी की बातें हैं ना, ये अक्सर बहुत ही चुनिंदा प्लॉट्स या इलाकों के लिए होती हैं। अच्छा। और अक्सर उनका बेस प्राइस बहुत कम होता है, तो इसे पूरे धोलेरा का एवरेज मानना ठीक नहीं होगा। हाँ, ये खबरें निवेशकों में जोश जरूर बढ़ती हैं। रही बात 15-30% सालाना बढ़ोतरी की, तो ये अनुमान कुछ लोकल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स या मीडिया रिपोर्ट्स में जरूर दिख रहे हैं, खास तौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं के बाद कुछ खास हॉटस्पॉट जोन्स के लिए। हॉटस्पॉट जोन्स? हाँ, लेकिन यहाँ कई अगर मगर हैं। ये अनुमान इस बात पर टिके हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे हों, सरकार का सपोर्ट बना रहे, ग्लोबल इकोनॉमी ठीक रहे। काफी सारे अगर। हाँ, तो ये एक आशावादी नजरिया है, गारंटी नहीं। तो ये जरूरी है कि निवेशक इन आंकड़ों को सावधानी से देखें। और ये कुछ खास जोन्स वाली बात अहम है। पूरा धोलेरा एक जैसा नहीं बढ़ेगा, लोकेशन बहुत मायने रखेगी। बिल्कुल, धोलेरा बहुत बड़ा इलाका है, करीब 920 पर किलोमीटर। हर जगह एक जैसी तरक्की नहीं होगी। जो इलाके प्रस्तावित एयरपोर्ट के पास हैं, या एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास, या मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के पास, वहां ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। और दूर के इलाकों में? दूर दराज के इलाकों में शायद उतना असर ना हो। और ये 15-30% का आंकड़ा भी शॉर्ट टर्म, 1 से 3 साल का अनुमान है। लॉन्ग टर्म में, मतलब 5 से 10 साल या उससे ज्यादा में, रिटर्न इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, अगर विकास की कहानी सफल रही। अगर फिर से? हाँ, ये सब अगर पर ही निर्भर है। तो निवेश की बात हो रही है, तो जोखिमों पर बात करना भी जरूरी है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में क्या खतरे हो सकते हैं? हाँ, जोखिम तो हैं, और निवेशकों को उन्हें समझना चाहिए। पहला तो है काम में देरी, इम्प्लीमेंटेशन डिलेज जिसे कहते हैं। अच्छा, इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, खासकर सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक फील्ड में, अक्सर टाइम पर पूरे नहीं हो पाते। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, सप्लाई चेन में दिक्कत आ सकती है, फंडिंग इशू हो सकते हैं। देरी का मतलब है रिटर्न में देरी। और दूसरा, रेगुलेटरी या जमीन से जुड़े मुद्दे। हालांकि गुजरात सरकार SIR एक्ट से प्रक्रिया आसान कर रही है, फिर भी पर्यावरण मंजूरी, जमीन अधिग्रहण या टाइटल के झगड़े जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरा, ओवर सप्लाई का खतरा। मतलब अगर बहुत सारे डेवलपर्स सिर्फ घोषणाओं के जोश में अंधाधुंध प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें, हाँ, और डिमांड उतनी तेजी से न बढ़े, हाँ, तो कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो सकती है। इससे कीमतें रुक सकती हैं या गिर भी सकती हैं। खासकर जो लोग सिर्फ सट्टेबाजी के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए रिस्क है। और कोई जोखिम? हाँ, एक है ग्लोबल बाजार पर निर्भरता। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री थोड़ी साइक्लिकल होती है, मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ये ग्लोबल डिमांड पर बहुत निर्भर करती है। अगर दुनिया भर में मंदी आ गई या चिप की मांग घट गई, तो इसका असर धुलेरा के विकास पे भी पड़ सकता है। हाँ। और एक और चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर का समय पर ना बनना। मान लीजिए फैब तो बन जाए, लेकिन जरूरी सड़कें, पानी, बिजली या स्कूल अस्पताल टाइम पर तैयार ना हो, तो लोग वहां रहना नहीं चाहेंगे। हाँ, कंपनियां भी आने में हिचकिचाएंगी। ये जोखिम तो काफी असली लगते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई धुलेरा में निवेश करने की सोच रहा है या कोई स्थानीय उद्यमी यहाँ मौके देख रहा है, तो उनके लिए क्या प्रैक्टिकल सलाह हो सकती है? सबसे पहली और जरूरी सलाह है, अपनी रिसर्च खुद करें। डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस जिसे कहते हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बातों या मीडिया की हाइप पर भरोसा न करें। और लंबी अम्बीटा नजरिया रखें। अगर आप 5-10 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश कर रहे हैं, तभी धुलेरा को सीरियसली देखें। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। लोकेशन का क्या? लोकेशन। धुलेरा का मास्टर प्लान समझें। देखें कि प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल जोन कहाँ आ रहा है। उन्हीं इलाकों के पास निवेश करना ज्यादा सेफ हो सकता है।
और डेवलपर की क्रेडिबिलिटी जरूर जांचें। उसका ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल हेल्थ, रेरा रजिस्ट्रेशन, सब कुछ। पैसे लगाने के तरीके पे कोई सलाह? हाँ, सारा पैसा एक साथ लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करने पर सोचें। फेज्ड इन्वेस्टमेंट, कुछ कैश हाथ में रखें। अच्छा। और सिर्फ खरीद कर जल्दी बेचने, स्पेक्युलेटिव फ्लिप्स की बजाय ऐसी प्रॉपर्टी देखें जिसमें अच्छी किराए की इनकम मिलने की संभावना हो। जैसे कर्मचारी आएंगे तो सर्विस अपार्टमेंट या पीजी की मांग बढ़ेगी। और जो लोकल उद्यमी हैं उनके लिए? उनके लिए सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, सपोर्टिंग बिजनेस में बड़े मौके हैं। एंसिलरी बिजनेसेस जैसे स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल सप्लाई, केटरिंग, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, मेंटेनेंस सर्विसेज, कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट, इन सब क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। सोचे कि आपकी एक्सपर्टीज कहाँ फिट बैठती है। यानी समझदारी, सावधानी और लंबी अवधि की सोच, यही मूल मंत्र है। हाँ, बिल्कुल। जोश अच्छी बात है, लेकिन उसे जमीनी हकीकत और जोखिमों की समझ के साथ बैलेंस करना जरूरी है। पोटेंशियल तो बहुत है, पर यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो कुल मिलाकर धोलेरा की कहानी सिर्फ एक बड़ी फैक्ट्री लगने की कहानी नहीं है। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रयोग है, एक पूरे नए औद्योगिक शहर को लगभग जीरो से खड़ा करने का। और टाटा का निवेश इस प्रयोग का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है, जिससे नौकरियों से लेकर प्रॉपर्टी और लोकल बिजनेस तक हर चीज पर गहरा असर पड़ने की उम्मीद है। हाँ, क्षमता तो निश्चित रूप से दिख रही है, लेकिन जैसा हमने इतनी देर में बात की, इसकी असली सफलता इस पर निर्भर करेगी कि ये सारी योजनाएं कितनी कुशलता से, कितनी पारदर्शिता से और कितने टाइम बाउंड तरीके से लागू होती हैं। और ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड का साथ देना भी उतना ही जरूरी है। निवेशकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए यहाँ मौके और जोखिम साथ साथ चल रहे हैं। आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ उभरती है कि कैसे एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल निवेश और उसके साथ आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर किसी इलाके का पूरा कायाकल्प कर सकता है। इसके आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पर्यावरणीय पहलू भी हैं जिन पर लगातार नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है जो शायद थोड़ी अलग है। हाँ। जब हम धोलेरा जैसे स्मार्ट सिटी या विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं जो किसी एक खास इंडस्ट्री, यहाँ सेमीकंडक्टर, पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो क्या हम अनजाने में एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो सिर्फ कुछ खास स्किल वाले लोगों या बड़े निवेशकों को ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है? यही सवाल है। हाँ, क्या इस तरह का फोकस डेवलपमेंट समाज के सभी वर्गों के लिए बराबर मौके लाता है, या ये नई तरह की आर्थिक और सामाजिक खाइयां भी बना सकता है? ये एक जटिल सवाल है। शायद इसका जवाब हमें धोलेरा के विकास यात्रा के साथ ही धीरे धीरे मिलेगा, पर इस पर विचार करना जरूरी है।